नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी मसा ने मंगल वचन फरमाते हुए कहा, धर्म के अलावा अजर अमर होने का अन्य कोई साधन नहीं है। प्रभु परमात्मा की शरण ग्रहण करो और किसी भी प्राणी के मरण का कारण मत बनो। तो प्रवर्तिनी सद्गुरु वर्या श्री राजमती जी मारासा ने धर्मसभा को उद्बोधन देते हुए फरमाया, अहिंसा धर्म शुद्ध है, सनातन है और नित्य है। इसके मूल में दया करुणा का प्रतिबिंब झलकता है। जिसके हृदय में दया की तरंगे बहती है, इंद्र भी उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करता है। अतः किसी को दास की भांति अपने अधिकार में नहीं रखना चाहिए। किसी भी जीव को संताप नहीं देना चाहिए। किसी को प्राणहीन नहीं करना चाहिए। हिंसा से बचना धर्म है, कल्याण है। दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। यदि सुखी होना चाहते हो तो दया धर्म अंगीकार करो। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जो सबको प्रिय लगे और प्रसन्नता पैदा करे। हमारा आचरण ऐसा हो कि उसके निमित्त से सबको सुख साता मिलती है। हमारे कार्यों के द्वारा किसी का अपमान ना हो, किसी की अवहेलना तिरस्कार ना हो। सरलता से सहयोगी बने, किसी के छल कपट के प्रेरक नहीं बने। मन में सौम्यता, पवित्रता, शांति, वैराग्य और समाधि का भाव होता है तो व्यक्ति सबको प्रिय लगता है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी मारासा ने फरमाया, मोह ममता में फंसा हुआ जीव सभी प्रकार के अनर्थ कर डालता है। असत्य आदि पापों का सेवन करता है, दुकानों में भटकता है। दुख का मूल कारण हमारे पाप कर्मों का उदय है। कर्मों को संभावपूर्वक तपस्या करते हुए नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। नवदीक्षिता साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा ने फरमाया, धर्म करने के लिए सभी काल उपयुक्त है। धर्म उम्र का मोहताज नहीं है। बुढ़ापा आएगा या नहीं यह निश्चित नहीं है, और अगर बुढ़ापा आ भी गया तो इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, रोग घेर लेंगे, कोई शरण देने वाला नहीं रहेगा। जीवन असंस्कृत है। आत्मविवेक रखते हुए अप्रमद भाव से धर्म आराधना में जुट जाना चाहिए। वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमान सुशील कुमार जी, सज्जन कुमार मेहता परिवार ने लिया। चातुर्मास संयोजक संपत राज मेहता सहित सूर्य प्रकाश कोठारी, राजीव चोरदिया, अनिल सोनी, संदीप कोठारी, संपत सुराना आदि कार्यकारिणी के सदस्य 2 अक्टूबर के आयोजन की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप देने में संलग्न है। आयम्बिल तप के प्रत्याख्यान की श्रृंखला अनवरत जारी है। तप साधकों की अनुमोदना की गई। राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। धाम पर आने वाले भक्तों के जनकल्याण के लिए चंपालाल महाराज द्वारा सुबह शाम दोनों समय बाबा भैरव व मां कालिका की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव के दौरान देश प्रदेश के हजारों लाखों श्रद्धालु धाम पर चल रही अखंड ज्योति के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। नवरात्रा के दौरान आने वाले भक्तों के लिए श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा भी चाय व ठंडे पानी के प्रबंध किए जा रहे हैं। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि छठ मेले की तैयारियां जोरों पर है। छठ के दिन ध्वजारोहण, बाबा के ध्वजों की शोभायात्रा और चमत्कार चिमटी का वितरण आदि कार्यक्रम होंगे। मेले में देश प्रदेश के भक्तगण हजारों झंडों को चक्की वाले मुख्य स्थान से मुख्य मंदिर सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ तक गाजे बाजे के साथ डीजे की धुन पर नाचते गाते लाएंगे। इस मेले की विशेषता यह है कि इस दिन सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ की मात्र एक परिक्रमा लगाने व विशेष चिमटी प्राप्त कर उसके सेवन से श्रद्धालुओं के सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रा प्रारंभ होते ही घट स्थापना के साथ ही मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु धाम पर बाबा भैरवनाथ की प्रसादियों का दौर चल रहा है। धाम पर बाबा भैरवनाथ के भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने की खुशी में अपने परिवार व रिश्तेदारों के साथ धूमधाम से गाजे बाजे के साथ प्रसादी कर रहे हैं। धाम पर सीकर, झुंझुनू के श्रद्धालुगण के साथ प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों के सरपंचों के साथ कई जनप्रतिनिधियों ने भी प्रसादी में भाग लिया तथा धाम पर चल रही अखंड ज्योति के दर्शन व सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा करते हुए चंपालाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया।
नवरात्रा महोत्सव के दौरान भक्तों के प्रसादियां की जा रही है। व अजमेर के भजन गायक विमल गर्ग व ज्योति सैनी के साथ ब्यावर के भजन गायक नरेश दगदी ने भी अपने मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिन पर भक्तगण नाचने के लिए मजबूर हो गए। धाम पर पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर, दिलीप राठी सरपंच श्रीनगर, भंवर सिंह सरपंच झड़वासा, वीरेंद्र सिंह राठौड़ सरपंच देराठू, बिठूर सरपंच प्रशांत काठात, पूर्व बाघासुरी पूर्व सरपंच देवेंद्र गुर्जर, पदम जैन जेठाना सरपंच, पूर्व सरपंच रामदेव सिंह, राजू गुर्जर न्यारा, रामकरण गुर्जर, श्रीचंद गुर्जर न्यारा, राजेंद्र रावत, ज्ञान सिंह रावत, मान सिंह रावत सरपंच नांदला, कुलदीप मेघवंशी, बलराम गुर्जर आदि ने शिरकत की। लायंस क्लब केकडी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विशाल निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर 9 अक्टूबर रविवार को आयोजित होगा। चिकित्सा शिविर प्रोजेक्ट चेयरमैन लायन एस एन्याती ने बताया कि निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लायंस भवन पोकी नाड़ी जयपुर रोड केकड़ी में प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक आयोजित होगा। लायंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष लायन राजेंद्र सोनी ने बताया कि स्वर्गीय श्रीमती इंदुबाला व्यास सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापिका की पुण्य स्मृति में अनिल दत्त शर्मा व अतुल दत्त शर्मा द्वारा आयोजित शिविर 9 अक्टूबर रविवार को प्रातः 10 से 3 तक जांच एवं परामर्श किया जाएगा। सचिव पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि जांच परामर्श शिविर में ऑपरेशन योग्य मरीजों को भर्ती किया जाएगा। भर्ती मरीजों को उसी दिन 3 बजे कोटा ले जाया जाएगा। कोषाध्यक्ष लायन विनय पांड्या ने बताया कि भर्ती मरीजों का ऑपरेशन कोटा में 10 अक्टूबर 2022 सोमवार को लेंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। क्लब प्रशासक लायन दिनेश गर्ग के अनुसार कोटा लाने ले जाने आवास व भोजन व्यवस्था लायंस क्लब केकेडी द्वारा की जाएगी। मुक्त मंच की 62वीं मासिक संगोष्ठी गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति और राष्ट्रीय स्वाभिमान पर आयोजित की गई। प्रमुख चिंतक एवं आईएएस प्रेटा अरुण ओझा ने गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हम आज भी सामंती मनोवृत्ति से ग्रस्त हैं। हमारे नियामक विशाल राजप्रासादों में रहते हैं, जबकि लाखों करोड़ों को सिर ढकने के लिए छप्पर उपलब्ध नहीं है। जापान, जर्मनी के मुकाबले हमारे नागरिक देशप्रेम और राष्ट्रीय स्वाभिमान के मामले में कमजोर हैं। विशिष्ट अतिथि भाषाविद एवं मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम ने कहा कि गुलामी के प्रतीक के रूप में मैकॉले की शिक्षा पद्धति से मुक्ति सर्वोपरि है। शिक्षा पद्धति में कंटेंट लेवल पर ही नहीं, माध्यम के स्तर पर भी परिवर्तन आवश्यक है। आईएएस प्रेटा डॉक्टर सत्यनारायण सिंह ने कहा कि हमें अपने अतीत और इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए, तभी स्वाभिमान जागृत होगा। प्रतिष्ठित लेखा विशेषज्ञ केवल कृष्ण खन्ना ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के चलते राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात बेमानी है। जाने माने अभियांत्रिकी सलाहकार डीपी चिरानिया ने कहा कि गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति एक राजनीतिक जुमला है। हमारे 35% युवा बेरोजगार हों, वहां राष्ट्रीय स्वाभिमान कैसे जागृत हो सकता है। लोहागढ़ विकास समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार गुलाब बत्रा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना तभी उठ सकती है जब नागरिक अनुशासन, राष्ट्र के लिए त्याग भावना और तपस्या के लिए कटिबद्ध हों। डॉक्टर जनकराज स्वामी ने कहा कि गुलामी एक मानसिकता का द्योतक है। आज लोकतंत्र पर राजतंत्र हावी है और राजनेता अपनी मनमानी पर उतारू हैं। नाम बदलने से स्वाभिमान जागृत होना संभव नहीं है। पूर्व बैंकर और चिंतक इंद्र भंसाली का मानना था कि स्थानों, संस्थाओं के नाम बदलने से स्वाभिमान जागृत नहीं होता। देश के प्रति मान सम्मान की भावना विकसित करनी होगी। प्रारंभ में शब्द संचार और मुक्त मंच के संयोजक श्री कृष्ण शर्मा ने विस्तार से विषय की रूपरेखा रखी। संगोष्ठी में कल्याण सिंह शेखावत, विष्णुलाल शर्मा, गोपाल गुप्ता, ललित किचन, वित्तीय सलाहकार और उपन्यासकार राजेंद्र शर्मा, व्यंग्यकार फारूक आफरीदी और डॉक्टर मंगल सोनगरा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि एक पत्नी के खिलाफ संयुग्मन अधिकारों की बहाली के एक आदेश की उपस्थिति उसके पति से रखरखाव का दावा करने के लिए उसे अयोग्य नहीं करती है, अगर यह पति के आचरण के कारण है और पत्नी उसके साथ रहने में असमर्थ है। न्यायमूर्ति स्वराना कांता शर्मा की बेंच के अनुसार एक वैवाहिक विवाद में मुआवजे की मांग करने वाले हर मामले को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार निपटा जाना चाहिए और हर निर्णय के रूप में भले ही यह उसी प्रावधान के तहत दायर किया गया हो, उसी स्ट्रोक के साथ चित्रित नहीं किया जा सकता है।
यह निर्णय अदालत द्वारा पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ एक पत्नी द्वारा दायर एक याचिका से निपटने के दौरान पारित किया गया था, जिसने इस आधार पर रखरखाव के अनुदान से इनकार कर दिया था कि पति ने अपने पक्ष में संयुग्मन अधिकारों की बहाली का निर्णय लिया है। 2013 के पूर्व पक्षीय डिक्री के आधार पर परिवार अदालत द्वारा लगाए गए आदेश को पारित किया गया था, जो हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 9 में पारित किया था। पत्नी ने उच्च न्यायालय में डिक्री को चुनौती नहीं दी थी, इसलिए यह अंतिम हो गया है और उसने पति को लगभग छोड़ दिया है। वह किसी भी रखरखाव की हकदार नहीं है। अपील में उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर नाराजगी व्यक्त की कि पति ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष तथ्य छिपाया और कई बार सामने पेश होने में विफल रहे। हाईकोर्ट ने परिवार अदालत को भी खींचा, जो उसके द्वारा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के बारे में पत्नी के अनियंत्रित सबूतों की सराहना नहीं करता था और जिस वजह से वह अपने पति के साथ नहीं रह रही है। गौरतलब है कि कोर्ट ने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए पति की देयता उनके प्रति अपने सबसे कठिन कर्तव्य से उत्पन्न होती है और पत्नी के खिलाफ पति के पूर्व भाग का फरमान पत्नी के रखरखाव के लिए दावे को रोक नहीं देगा। इसलिए हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया और फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इसके सामने आने वाले साक्ष्य के आधार पर फैसले को पारित करे और 2 महीने के भीतर याचिका का निपटान किया जाए। मसूदा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दौलतपुरा की लापरवाही व बिना योजना के सरकारी पैसों का दुरुपयोग का मामला सामने आया है। गांव दौलतपुरा के युवा नेता दिनेश चौधरी ने बताया कि हाल ही में ग्राम पंचायत ने आरसीसी रोड बनाया है, जिसको बनाने से पहले उसने कोई योजना नहीं बनाई, जिसके चलते गांव के कई मकानों की चौखट ढक गई है। जैसे ही बारिश आएगी सारा पानी इस कृषक के घर में जाएगा, जो किसान एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में अपने परिवार व बच्चों के साथ निवास कर रहा है, उसका जीना दूभर हो चुका है। किसान ने बताया कि उसने रोड निर्माण के पहले से लेकर अब तक सरपंच को कई बार मौखिक व लिखित में निवेदन कर दिया, फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसने अब जिला कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाने की बात कही है। राजस्थान सरकार द्वारा पारिवारिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम करके एडीजे सांगानेर को पारिवारिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिया गया। इस मामले में अब आंदोलन उग्र हो गया है। आज वकीलों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन की संघर्ष समिति के संयोजक पूनम चंद भंडारी व अध्यक्ष डीएस शेखावत ने बताया कि आज सद्बुद्धि यज्ञ में वकीलों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिला वकीलों में भी बहुत जोश देखा गया। पंडित विजय शंकर पांडे ने पूरी विधि से यज्ञ करवाया। यज्ञ में अजित सिंह लूनिया, विष्णु कुमार शर्मा, रेखा शर्मा, वैदेही शर्मा, कुमुद राठौर, रजनी गुप्ता, अनीता अग्रवाल, सुनील शर्मा, अनुभव शर्मा, आलोक सोनी, सुजाता वर्मा, सुमन शर्मा, रेखा, गौरव गुप्ता, पूनम झंझानी, तारिका बजाज सहित सैकड़ों वकीलों व पक्षकारों ने भाग लिया। पूरा वातावरण शुद्ध हो गया और हवन के बाद सबको प्रसाद वितरित की गई। पारिवारिक न्यायालय में आज 13वें दिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, सिर्फ मुकदमों में आगामी तारीख पेशी दी गई है। भंडारी ने बताया कि वकीलों से ज्यादा पक्षकारों में रोष है। सबसे अधिक परेशानी उनको उठानी पड़ेगी, उनके मुकदमे बहुत लंबे हो जाएंगे और सांगानेर में पक्षकारों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, काउंसलिंग रूम भी नहीं है और काउंसलर भी नियुक्त नहीं किए गए हैं और वहां का वातावरण पारिवारिक मामलों के लिए उचित नहीं है तथा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षित भी नहीं है। पारिवारिक न्यायालय 1991 के नियम 4 के उपनियम 3 में स्पष्ट लिखा गया है, पारिवारिक न्यायालय के मुकदमों में जो जज सुनाई करेंगे उनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, जबकि सांगानेर में जो एडीजे नियुक्त है उनकी उम्र 50 से बहुत कम है, इसलिए भी उनको पारिवारिक मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 की जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम चंद्रवरदाई नगर में गुरुवार को हुआ। इस अवसर पर आपसी प्रेम बढ़ाने का संदेश दिया गया। संभागीय आयुक्त श्री BL मेहरा ने कहा कि संविधान द्वारा त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसी के अनुसार ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर विजेता टीमों को जिला स्तर पर खेलने का अवसर मिला है। खेलों का यह महाकुंभ आगामी 3 दिवस तक चलेगा। इस दौरान आपसी प्रेम, भाईचारे एवं सद्भावना से खेल होंगे। खिलाड़ियों में आपसी सहयोग की भावना का विकास होगा। उन्होंने कहा कि खेल में एक पक्ष की जीत तथा दूसरे पक्ष की हार होती है। हार से ही जीत की यात्रा का आरंभ होता है। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए।
विजेता टीमें राज्य स्तर पर अजमेर जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। उन्हें पूरे दमखम के साथ अजमेर जिले का नाम रोशन करना होगा। प्रतियोगिताओं के आयोजन में समस्त व्यक्तियों का तन, मन एवं धन से सहयोग प्राप्त हुआ है। आयोजकों को खिलाड़ियों के लिए आवश्यक व्यवस्था एवं पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल हमें स्वास्थ्य के साथ साथ व्यक्तित्व विकास में भी योगदान करता है। दल भावना अपना रूप विस्तार कर विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। खेल के दौरान व्यक्ति समस्त व्यसनों से दूर रहता है। इस कारण नियमित खेलने वाला व्यक्ति नशा मुक्त जीवन के लिए सदैव तत्पर रहता है। खेल से व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से मजबूत हो जाता है। इससे व्यक्ति में बौद्धिक एवं मानसिक सुदृढ़ता भी आती है। जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाडा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए नई पहल की गई है। व्यक्ति को शिक्षा और संस्कार विद्यालय एवं परिवार के माध्यम से मिल जाते हैं। इनके साथ साथ जीवन के लिए खेल भी आवश्यक है। खेल व्यक्ति को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेलों से व्यक्ति का शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। नई पीढ़ी को मोबाइल ने खेलों से दूर कर दिया है। बच्चों को मोबाइल से बचाने की आवश्यकता है। खिलाड़ियों को प्रेम एवं एकाग्रता के साथ खेलकर क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहिए। जिला कलेक्टर श्री अंशदीप ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों के माध्यम से प्रतिभाओं को ढूंढकर तराशने का अवसर मिलेगा। खिलाड़ियों को पूरी ऊर्जा के साथ अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहिए। नियमानुसार उत्कृष्ट टीम का चयन राज्य स्तर के लिए किया जाएगा। ग्रामीण ओलंपिक खेल सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने का भी माध्यम है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री हेमंत स्वरूप माथुर ने प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि प्रथम दिवस सायं 6 बजे तक प्री क्वार्टर फाइनल मैच आयोजित किए जाएंगे। शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी खेलों के क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे। इसके पश्चात अपराह्न 4 बजे से सायं 6 बजे तक सेमीफाइनल मैच होंगे। फाइनल मैच समापन सत्र से पूर्व 1 अक्टूबर को खेले जाएंगे। इस दिन प्रातः 8 बजे हॉकी एवं टेनिस बॉल क्रिकेट, प्रातः 8:30 बजे खो खो एवं शूटिंग वॉलीबॉल, प्रातः 9 बजे कबड्डी तथा प्रातः 10 बजे वॉलीबॉल वर्ग के अनुसार खेल आयोजित होंगे। इसमें कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो एवं टेनिस बॉल क्रिकेट की प्रतियोगिताएं होगी। भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या 1166 है। इनमें से 594 पुरुष तथा 572 महिला वर्ग के खिलाड़ी है। खिलाड़ियों के ठहरने एवं भोजन आदि की व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई है। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के शुभारंभ समारोह में संभागीय आयुक्त श्री B.L. मेहरा द्वारा उद्घाटन की घोषणा कर खेल की शपथ दिलाई गई। अभिमुख प्रयाण का नेतृत्व लीडी पीसांगन की मूक बधिर बालिका मधु ने किया। बालिका मधु ने अपनी कमजोरी को आड़े नहीं आने दिया। इसने ग्राम पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान टेनिस बॉल क्रिकेट में विरोधी टीम से मिले 60 रन के लक्ष्य के जवाब में मात्र 38 गेंदों पर 52 रन बनाकर टीम को एकतरफा जीत दिलाई। इसके अतिरिक्त इसने पूर्व में फुटबॉल तथा सॉफ्टबॉल की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भी अपनी प्रतिभा दिखाई थी। समारोह में फ्यूचर जिम्नास्टिक अकादमी के सिद्धार्थ के दल ने जिम्नास्टिक का प्रदर्शन किया। केंद्रीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने थीम सॉन्ग चालो चालो रे साथिडा पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। सावित्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की डॉक्टर शारदा देवडा, मीना वर्मा एवं श्री दीनेश्वर तथा बालिकाओं ने सरस्वती वंदन